हे गाइस वेलकम बैक। तो चलो अब ये वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो कंपनी जो एफएमसीजी स्पेस से है, नेमली मिसेस बेक्टर फूड्स और दूसरा है बीकाजी इंटरनेशनल फूड्स। तो इन दोनों के क्वार्टर थ्री के नंबर्स भी आ गए हैं, इनका मैनेजमेंट कॉन कॉल भी हो गया है। तो जब मिसेस बेक्टर के नंबर्स आए थे पहले उसके आए तो मुझे लगा यार नंबर तो काफी खराब आए हैं, रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ नहीं आई है एंड पैट भी कुछ बड़ा नहीं है, मार्जिन में भी इंपैक्ट आ गया है, तो कुछ तो गड़बड़ है, नंबर्स तो खराब आए हैं। फिर मैंने बीकाजी के नंबर्स देखे और लगा यार क्या मतलब इनके साथ भी वही गड़बड़ है, पैट तो डिग्रो हो गया है, मार्जिन में बड़ा हिट लिया है। तो भाई फिर उस हिसाब से तो वेक्टर के नंबर ठीक थे। तो ये सिचुएशन है कि भाई कौन से नंबर कम खराब है ये देखना पड़ रहा है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ सिचुएशन। कंजम्पशन साइड पे इतना ज्यादा स्लो डाउन है। तो मिसेस बेक्टर्स और बेका जी का जो मैनेजमेंट है इन्होंने क्वार्टर टू में ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि भाई हमारे नंबर्स में एक स्लो डाउन दिख रहा है, कंजम्पशन साइड पे हमें एक स्लो डाउन दिख रहा है, बीट रूरल मार्केट अर्बन मार्केट थोड़ा सा स्लो डाउन है इनके नंबर्स में, और क्वार्टर थ्री में भी वो इम्पैक्ट आया है। तो क्वार्टर टू से जब ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे नंबर्स में कंजम्पशन में स्लो डाउन है, गवर्नमेंट को रियलाइज होते होते क्वार्टर फोर आ गया है, तब जाके गवर्नमेंट ने कुछ रेट में कट किए हैं, थोड़ा इनकम टैक्स साइड में थोड़ा सा उन्होंने कट किया है। तो गवर्नर लोगों के हाथ में पैसा आएगा, अब ये सारी थिंकिंग है कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए। बट आप काफी लेट नहीं हो गए ये सब करने में, तो वही सिचुएशन है। मतलब जो एक हमारे मूवीज में हिंदी जो नहीं, पुलिस एकदम एंड में पहुंचती सब कुछ हो जाने के बाद, तो अब जाके इन्होंने अब रेट कट्स किए हैं कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए। बट अब ये तो क्वार्टर और पूरा अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर ही बहुत ही स्लगिश सा गया है दोनों के लिए और पूरे एफएमसीजी स्पेस के लिए ओवरऑल। तो अब इस क्वार्टर में जब मैंने दोनों के लिए नंबर देखे तो कंजम्पशन साइड पे स्लो डाउन है, और दूसरा है रॉ मटेरियल का जो इम्पैक्ट आया है, जो इनको मेजरली हिट किया है स्पेसिफिकली इनके एबिटा और जो पैट मार्जिन से वहां पे। तो अब देखने वाले हैं इनके स्पेसिफिक नंबर्स में और क्या कहाँ पे गड़बड़ी हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर फर्स्ट विद मिसेस बेक्टर फूड्स। तो मिसेस बेक्टर फूड्स के लिए ये क्वार्टर स्पेसिफिकली चैलेंजिंग इस वजह से था क्योंकि एक तो कंजम्पशन साइड पे स्लो डाउन है जो आ नहीं रही, ग्रोथ आ नहीं रही है, और दूसरा है कि इनकी जो रॉ मटेरियल है वहां पे एक स्पाइक था, सडन स्पाइक था, स्पेसिफिकली पाम ऑयल, कोको और जो व्हीट मैदा इनको लगता है वहां पे। तो पाम ऑयल के जो प्राइसेस है जो ये अपने प्रोडक्शन में यूज करते हैं वो हंड्रेड रुपीज से 140 मतलब अराउंड 40% के आसपास स्पाइक हुआ था। और ऐसा जब सडन स्पाइक आता है किसी भी कमोडिटी में जो आप कंज्यूम कर रहे हो, यूज कर रहे हो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, तो आप उसको सडनली पास ऑन नहीं कर सकते हो। मतलब आपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रीवियसली किया है या फिर अभी कर रहे हो, पैकेजिंग जो आपने यूज किया है वो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट्स है, आप उसको बेचने के लिए वो इन्वेंटरी क्लियर अप होने में कुछ टाइम लगता है। एंड आप अगर ये फिर भी ठीक है अगर बेकरी सेगमेंट है, क्योंकि बेकरी में जो शेल्फ लाइफ होता है छोटा होता है, और वो जो इन्वेंट्री का टर्न अराउंड होता है, मतलब जो शेल्फ लाइफ जल्दी होने से जनरली प्रोडक्ट मार्केट से जल्दी सेल आउट हो जाता है, नया रिप्लेनिशमेंट होता है मार्केट में उस प्रोडक्ट का। तो बेकरी में एक हद तक वो प्राइस को पास ऑन करना थोड़ा इजियर होता है मिसेस बेक्टर के लिए, बट बिस्किट में वो टाइम लेता है। तो इन्होंने Q2 के बाद ही प्राइस हाइक्स लेना शुरू किया था, तो पार्शियली इन्होंने प्राइस हाइक को पास ऑन किया है जो इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट को बढ़े हैं। बट अगेन वन मोर क्वार्टर दे गोइंग टू टेक, जब ये पास जो प्राइस हाइक है उसको कस्टमर को पास ऑन करेंगे, और Q1 में आ जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का जब ये पूरा जो कॉस्ट इनके लिए बढ़ा है ये कस्टमर को पास ऑन करेंगे। तो ड्यूरिंग दिस फेज अब हो क्या रहा है, अपने आपके जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है वो बढ़े हुए हैं, और आपने जो पास ऑन उसको पूरी तरह से नहीं किया है, तो आपका मार्जिन है वो कंप्रेस होने वाला है, और यही इनके साथ हो रहा है। तो इवन प्रीवियस क्वार्टर वाज सिमिलर, जो इनका नंबर्स था मार्जिन इतना मतलब एबिटा और पैट लेवल पे इतनी ग्रोथ नहीं थी, रेवेन्यू 17 18 20% से बढ़ा था, बट एबिटा और पैट लेवल पे उतना ग्रोथ नहीं था, दैट इज स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो अब अगर थोड़ा आगे चल के बात करें कि इनका रेवेन्यू के नंबर्स वगैरह क्या थे, तो इनका रेवेन्यू आया था 492 करोड़ जो बढ़ा था 15% से, एबिटा 61 करोड़ जो फ्लैट था, पैट 34.6 करोड़ जो भी फ्लैट था, मार्जिन 12.5% जो 180 से घटे थे, और बैट मार्जिन 7% जो 110 बेसिस पॉइंट से घटे थे। तो नंबर्स वर वेरी ऑर्डिनरी, एंड इनका जो 9 मंथ का परफॉर्मेंस है ना, तो वो भी अब इम्पैक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ ये जो Q3 के नंबर्स आए, इनका रेवेन्यू 9 मंथ में 17% से बढ़ा है, बट पैट देखे तो सिर्फ 2% से बढ़ा है फॉर 9 मंथ पीरियड। तो और यही सिचुएशन बीकाजी में भी है, 9-1 के लिए बीकाजी का जो पैट है हार्डली 5% से बढ़ा है। तो आप सोचिए, आप प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल FY24 में 20-25% से ग्रो हुए थे, रेवेन्यू भी अच्छा आपका ग्रो हो रहा था। अब ये पूरा फाइनेंशियल ईयर इनके लिए जा रहा है FY25, इसमें अगर आप आपके पैट में ग्रोथ ही नहीं करेंगे, अगर पैट में ग्रोथ नहीं है तो इसका मतलब है आपकी ईपीएस में ग्रोथ नहीं है, तो बेसिकली आप शेयर होल्डर के लिए कुछ पैसा नहीं बना रहे। अगर आप पैसा नहीं बना रहे हो, पैट में ग्रोथ नहीं है ना, तो आप 60-65 के पीई पे बैठे हो, और अगर आपका ईपीएस ग्रो नहीं हो रहा है, आपके नंबर्स में वो ग्रोथ नहीं आ रही है जो आप हिस्टोरिकली दे रहे थे, तो भाई स्टॉक की पिटाई तो होनी है। तो आप देखेंगे वेक्टर की भी थोड़ी सी पिटाई हुई है, बीकाजी की थोड़ी ज्यादा हुई है, क्योंकि जो अंडर परफॉर्मेंस है बीकाजी में थोड़ा ज्यादा है। तो यही रीजनिंग है कि इनका स्टॉक गिरा है। और ये सिचुएशन Q4 में डेफिनेटली इनके दोनों के मैनेजमेंट ने ये बोला है
कि Q4 में सिचुएशन इंप्रूव होगा, बिकॉज अब जो रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी इन्होंने एक तो प्राइस हाइक लेके थोड़ा सा पास ऑन कर दिया है, और दूसरा जो रॉ मटेरियल की जो इम्पैक्ट था अब वो भी थोड़ा कम हुआ है। 140 पे जो पाम ऑयल के प्राइसेस गए थे वो अभी 120 130 के आसपास आए हैं, तो वहां पे भी थोड़ा सा इनको बेनिफिट मिलेगा। तो अब वो आगे चल के सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, बट मार्जिन को रीगेन करना जो अपने प्रीवियसली ये कर रहे थे 14-15% फॉर मिसेस बेक्टर फूड्स, वो थोड़ा टाइम लेगा, Q1 आ जाएगा उसके लिए। अब दूसरा जो सिचुएशन है, अब अगर सेगमेंट वाइज देखें तो पहले बिस्किट जो सेगमेंट है मिसेस बेक्टर के लिए जो अराउंड आई थिंक 60% का कंट्रीब्यूशन करता है, उसमें ग्रोथ थी 15% की। तो जो लास्ट ही क्वार्टर की अगर बात करें तो 22% के आसपास इनका ग्रोथ था, जो यहाँ पे दिख रहा है कि स्लो डाउन हुआ है। अब जो पॉजिटिव है, बेकरी साइड पे इनको थोड़ा सा रिवाइवल दिखा है। बेकरी साइड वाज आई थिंक डूइंग टीम्स में 14-15% के आसपास जो ग्रोथ आ रही थी रेवेन्यू में इन द बेकरी सेगमेंट। जिस क्वार्टर में जो बेकरी सेगमेंट का ग्रोथ है वो 20% पे पहुंचा है। तो वी हैव सीन सम ऑफ द कमेंट्री कमिंग फ्रॉम जैसे जुबिलेंट से आया है कि क्यूएसआर साइड में थोड़ा सा एक अपटिक हो रहा है, और क्योंकि इनका जो सेगमेंट है B2B में, ये क्यूएसआर चेन्स को अपना ब्रेड्स एंड जो बंस वगैरह होते हैं वो बेचते हैं, तो वहां पे जैसे रिवाइवल आएगा उनको मिसेस बेक्टर फूड को इसका बेनिफिट होने वाला है, और ये इनके नंबर्स में बेकरी साइड की जो सेगमेंट की ग्रोथ है वहां पे दिख रहा है। और इन्होंने प्राइस हाइक को भी पास ऑन पूरी तरह से बेकरी सेगमेंट के लिए कर दिया है, एंड दैट्स व्हाई दैट 20% रेवेन्यू ग्रोथ। इनके लिए जो फ्रोजन फूड वाला जो कैटेगरी है, जो ये क्यूएसआर और B2B प्लेयर्स को बेचते हैं अपना बेकरी सेगमेंट का जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, वो इनके लिए काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो कैटेगरी अंडर बेकरी जो इनके लिए अच्छा कर रही है वो है फ्रोजन फूड एंड डेजर्ट, जो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया। अब ये इनका प्लान क्या है, तो ये फ्रोजन फूड्स एंड जो बेकरी के प्रोडक्ट्स है तो ये अभी B2C में भी लॉन्च करने वाले हैं। तो करंटली जो सिर्फ B2B में सेल करते थे, अब ये कैटेगरीज को B2C में लाने वाले हैं, विच अगेन कैन ड्राइव द ग्रोथ। तो इनका स्पेसिफिकली टारगेट अभी यही होने वाला है कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल नेटवर्क अभी तक एस्टेब्लिश हुआ है वहां पे पेनिट्रेशन बढ़ाओ इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो ये बेच रहे हैं, उसका जो कैटेगरीज है उसको एक्सपांड करना, एंड मोर नंबर ऑफ प्रोडक्ट को अपने चेन्स में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में स्प्रेड आउट करना, ये इनका एक गोल होने वाला है आगे चल के ग्रोथ के लिए। तो ये एक दिक्कत ये एक इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया। और एक जो दिक्कत मतलब इन टर्म्स ऑफ, एक तो कंजम्पशन ग्रोथ नहीं है, रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े, एंड जो थर्ड इनके लिए दिक्कत थी वो थी एक्सपोर्ट मार्केट में। अब एक्सपोर्ट से इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कितना है, अराउंड 25%, ठीक है, तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट मार्केट में भी है। तो एक्सपोर्ट मार्केट में इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो ये लास्ट 8 to 9 मंथ से एक हायर कॉस्ट को बेयर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस। लॉजिस्टिक कॉस्ट इनके लिए बड़ा है, और ये आगे चल के भी कंटिन्यू होने वाला है। तो इनका आप देखेंगे अदर एक्सपेंसेस जो है ये स्पेसिफिकली 20% 21% के आसपास बढ़े हैं। उसके पीछे का मेजर रीजन जो इन्होंने अपने कॉन्कॉल में बताया है वो है हायर लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये अब कंटिन्यू होगा और भी आगे कुछ समय के लिए, बट दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट इज इंपैक्टिंग कि एक्सपोर्ट पे ज्यादा कॉस्ट को इनको बेयर करना पड़ रहा है। एंड अगेन ऑल दिस फैक्टर एक्चुअली ऑल्सो टेक अ बेयरिंग ऑन योर एबिटा मार्जिन जो आते हैं वहां पे हिट आता है। तो अब ये सब बात हो गई इनके लिए क्या पैन आउट हुआ सिचुएशन। अब थोड़ा बात करते हैं कि अपडेट्स क्या है। तो इनका कुछ नए कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का प्लान है, जैसे कुछ क्रैकर्स ये लॉन्च करने वाले हैं इन अ पाउच सेगमेंट। तो पाउच जो पैकेजिंग है, तो करंटली यहाँ पे सिर्फ ये एक्सपोर्ट मार्केट में थे क्रैकर्स वाली कैटेगरी में, वो भी ये डोमेस्टिक मार्केट में B2C में लॉन्च कर रहे हैं, विच इज एसेंशियली गोइंग टू कॉम्पीट विद जो नमकीन वाला सेगमेंट है। तो ये अब इनका स्ट्रेटेजी है कि इन प्रोडक्ट्स को थोड़ा B2C में लाना है, एंड दे आर डूइंग दैट। और इन्होंने आई थिंक प्रीवियस कॉन्कॉल्स में इसको बोला भी था कि हम नए कैटेगरीज को B2C में लाएंगे, दे आर डूइंग दैट। तो प्रोडक्ट लॉन्चेस पे इनका फोकस रहने वाला है इन कमिंग वीक्स एंड मंथ्स। तो ये एक अपडेट था। इसके अलावा इनके जो प्लान चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केपेक्स, अगर उसकी बात करें तो इनका राजापुरा का जो पंजाब का फैसिलिटी है वो कंप्लीट हो गया था। अब वहां पे इनका फोकस होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को इंप्रूव करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बढ़ाने के लिए। तो दूसरा जो केपेक्स चल रहा है इनका, जो धार MP वाली फैसिलिटी है बिस्किट बनाने वाली, वहां पे इनका प्लान था कि मार्च 2020 जो अभी 5 चल रहा है, मतलब FY25 के एंड में पूरा हो जाएगा, बट थोड़ा सा आगे स्लिप हो गया है नेक्स्ट Q1 में। आई थिंक 25-30 डेज से आगे स्लिप होके अप्रैल में वो फैसिलिटी पूरी हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। एंड दैट इज गोइंग टू बी अ बिग ड्राइवर बिकॉज ये आई थिंक इनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी है। तो यहाँ पे से अब ये सेंट्रल और जो अराउंड के रीजन से वहां पे सप्लाई को फुलफिल कर सकते हैं। सी इनका केपेक्स पे फोकस इसलिए बढ़ा था बिकॉज ये अपने जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से उनके पीक लेवल पे पहुंचे थे। बिस्किट में अराउंड 85% एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे ये चल रहे हैं, एंड बेकरी पे भी अराउंड 75%। तो आगे आपको अगर ग्रोथ लानी है, जो इन्होंने पास्ट में अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रांगली एक्सपांड किया था, बढ़ाया था कॉन्स्टेंटली, जहां से इनको रेवेन्यू ग्रोथ आ रही थी, वो इनको स्टॉप करना पड़ा था, पॉज लेना पड़ा था, बिकॉज ये अपनी कैपेसिटीज को जब तक नहीं बढ़ाते आप प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे, राइट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में बेचने के लिए सामान तो चाहिए। तो पहले कैपेसिटी को अभी ऑगमेंट कर रहे थे। तो अब ये साल में अब ये फाइनेंशियल ईयर में इनकी वो पंजाब वाली राजापुरा वाली फैसिलिटी कंप्लीट हो गई है। अब ये आने वाली है मार्च के एंड तक या फिर स्टार्ट ऑफ द अप्रैल, जो धार वाली फैसिलिटी बिस्किट की। इसके अलावा खोपोली में जो महाराष्ट्र में इनको ये बेकरी वाली फैसिलिटी है, एंड कोलकाता वाली बेकरी वाली फैसिलिटी, ये सब भी अगले 3 से 6 महीने में आने वाली है। तो Q1 में एक आएगी, जो महाराष्ट्र वाली फैसिलिटी है वो Q2 में आएगी, कोलकाता वाली Q1 में आ जाएगी। और ये सब बड़ी बड़ी फैसिलिटीज हैं जहाँ पे बेकरी प्रोडक्ट पे इनका फोकस है महाराष्ट्र और कोलकाता वाली फैसिलिटी में।
तो महाराष्ट्र में इन्होंने खोपोली प्लांट से मुंबई पुणे वाले पूरे रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ऑलरेडी एस्टेब्लिश करने का प्रोसेस चालू कर दिया है। जैसे ही फैसिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ये रैपिडली एक्सपांशन करने वाले हैं, ऐसा इनका कहना है। तो दे विल अगेन स्टार्ट दैट फेज जो इन्होंने FY24 में किया था, अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रांगली एक्सपांड करना। तो दे आर वेटिंग फॉर दिस एंड दे आर ऑन ट्रैक। थोड़ा सा डिले ऑब्वियसली हुआ है बिकॉज ये फैसिलिटी सारी बड़ी है एंड थोड़ा बहुत होता है, तो 15-20 डेज का इन्होंने बोला है कि सारे फैसिलिटीज में थोड़ा सा एक डिले इनको दिखा है। बट ये सब सेंटिमेंटल थोड़ा सा नेगेटिव होता है। बट अगर थोड़ा आगे बढ़े तो इन्होंने कुछ और अपडेट्स पे शेयर किया। जैसे इन्होंने फर्स्ट टाइम जब ये फेस्टिवल पीरियड था, कुछ फेस्टिवल रिलेटेड जो गिफ्टिंग ऑप्शंस होते हैं इसमें अपने कुछ प्रोडक्ट्स को इन्होंने लॉन्च किया था, दैट डिड वेल फॉर देम। तो आगे चल के या आने वाले जो फेस्टिवल पीरियड्स हो गए ऑब्वियसली उसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो विच वेंट अगेन वेल फॉर देम। अगर इनके चैनल्स की बात करें जहाँ से ग्रोथ आ रही है, तो अपार्ट फ्रॉम जनरल ट्रेड एंड मॉडर्न ट्रेड जो है इनके लिए क्विक कॉमर्स मैंने क्वार्टर में बोला था जो अच्छा कर रहा है, इस क्वार्टर में भी इनके लिए ई कॉमर्स से ज्यादा ग्रोथ ड्राइव हुई है। और बेकरी वाला जो सेगमेंट है वो ई कॉमर्स पे ज्यादा ग्रोथ को ड्राइव करता है। इस क्वार्टर में जो ई कॉमर्स का कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, लास्ट क्वार्टर में 18-20% के आसपास था, अभी वो 24-25% पहुंचा है। इनके रेवेन्यू ई कॉमर्स से आती है, ठीक है, तो विच इज पॉजिटिव। तो अब अगर पूरा ओवरऑल समराइज करें मिसेस बेक्टर्स के लिए, तो इनका बिजनेस में ऐसा कोई दिक्कतें नहीं चल रही है। डेफिनेटली एक स्लो डाउन आया है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन स्लो डाउन जो इनको दिखा है, बट कंपनी एज ऑपरेशनली जो कर रही है उसमें कोई भी चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ नहीं है कि भाई इनकी कुछ लिमिटेशंस है। ये अपने कैपेक्स को एज प्लान कंटिन्यू कर रहे हैं। ये और इन्होंने जो QIP किया था, आई थिंक 400 करोड़ का इन्होंने सितंबर के एंड में कुछ किया QIP किया था, तो वो अमाउंट को इन्होंने कुछ डेट रिपेमेंट के लिए भी यूज किया है। आई थिंक 140-150 करोड़ का डेट रिपेमेंट किया है, तो इनका फाइनेंस कॉस्ट भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो आगे चल के देखेंगे। और फिर ये धार वाली जो फैसिलिटी वहां पे भी उनको ये मनी लगने वाला था जो इन्होंने QIP से रेज किया था। तो एवरीथिंग इज गोइंग वेल फॉर देम इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। तो सी अब मिसेस बेक्टर को आपको देखना कैसे है, ये आपको एक लॉन्ग पीरियड के लिए 17-18-20% का रेवेन्यू ग्रोथ देगी, आपको एक डिसेंट सा 15% के आसपास का पैट ग्रोथ देगी। तो ये आपको रिलेटिवली जो FMCG बास्केट है, जो 5-6% वॉल्यूम ग्रोथ एंड 8-9% का उनको रेवेन्यू ग्रोथ मिलता है, बड़े बड़े जो FMCG प्लेयर्स है, तो FMCG स्पेस में अगर आपको बेटर कंपनी चाहिए जो हायर पेस से डिसेंट पेस से ग्रो हो सकती है, तो मिसेस बेक्टर इज वन ऑफ देम। बट वही है, अगर पेस आपका स्लो डाउन हो जाता है, आप हायर वैल्यूएशन से बैठे हो, तो फिर वो एक चैलेंज रहता है। बट स्टिल आई थिंक दीज आर स्टिल वन ऑफ दी बेटर कंपनी जो FMCG स्पेस में है इफ यू वांट टू ट्रैक। तो चलो बात करते हैं बीकाजी की। तो बीकाजी के लिए भी सिचुएशन काफी खराब था। अब इनके लिए चैलेंजेस जो थे वो सिमिलर से ही है। इनके लिए भी कंजम्पशन साइड पे स्लो डाउन है। इनके लिए भी जो रॉ मटेरियल वाले प्राइसेस का इम्पैक्ट है वो दिखा है। इनके लिए जो रॉ मटेरियल से पाम ऑयल उसमें आता है, पल्सेस आते हैं, जो एक काफी बड़ा एक स्पाइक जो था इनको भी फेस करना पड़ा, और उसका इम्पैक्ट आया है इनके जो नंबर्स आए हैं स्पेसिफिकली एबिटा एंड पैट लेवल। तो अभी अगर नंबर्स को देखें तो इनके लिए जो रेवेन्यू आया है 715 करोड़, जो 14% से बढ़ा है नियरली। इनका एबिटा कम हो गया है बाय 26%, 55 करोड़ का एबिटा, पैट 28 करोड़ जो 40% से घटा है। तो काफी एक अच्छा सा इनको हिट लेना पड़ा है, बड़ा सा पैट इन टर्म्स ऑफ पैट। एबिटा मार्जिन तो आधे हो गए ऑलमोस्ट, मतलब जो हिस्टोरिकली ये 14-15 करते थे, इस क्वार्टर में 7.8 एबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन एट हार्डली 4%, और ये दोनों 400 बेसिस पॉइंट के आसपास गिरे हैं। तो नंबर्स तो बहुत ही ऑर्डिनरी थे इनके बीकाजी के। और इनका 9 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो 17% रेवेन्यू ग्रोथ, एबिटा 11% ग्रोथ, और पैट का जो ग्रोथ है वो 5% रहा था। तो अब इस क्वार्टर में इनके लिए चैलेंज एक्चुअली मुझे बीकाजी के लिए जो दिखा वो, मतलब कंपेयर टू मिसेस बेक्टर, ये था कि बीकाजी के लिए वॉल्यूम ग्रोथ वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज। मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो बिक नहीं रही, दैट इज वन ऑफ द चैलेंज। तो इनका वॉल्यूम ग्रोथ जो था वो 3% का था। अब इन्होंने रीजनिंग दिया है, एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ इनके लिए 8% है, बट इन्होंने कुछ जो कैंपेन्स किए थे, जैसे मैंने पहले भी बात कर रहा था कि इन्होंने इस क्वार्टर में फेस्टिवल पीरियड भी था, एंड क्योंकि उनका एक कैंपेन चल रहा था बीकाजी खाओ लंदन जाओ कुछ, एंड देन उसके ड्यूरिंग ऑल दैट पीरियड वो दिसंबर तक उनका कैंपेन था, जब ये अपने प्रोडक्ट्स पे 10% एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे रहे थे। नाउ दैट एक्स्ट्रा क्वांटिटी दैट यू सेल इज अ नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग क्वांटिटी आप दे रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम ग्रोथ तो दिखेगी, तो 8% वॉल्यूम ग्रोथ है, बट रेवेन्यू जनरेटिंग जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो सिर्फ 3% है। तो 3% वॉल्यूम ग्रोथ इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम बीकाजी, और यही इनके लिए चैलेंज रहा है। तो इन्होंने कुछ प्राइस हाइक लिए हैं, आई थिंक इन्होंने इनके लिए जो वैल्यू ग्रोथ है अराउंड 11-12% का है, एंड दैट ऑन टॉप ऑफ दैट वंस यू ऐड वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 3%, तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ आ जाएगा जो 14-15% का है। तो इन्होंने थोड़ा सा प्राइस हाइक लिया है इस क्वार्टर में, एंड कुछ प्राइस हाइक ये अगले वाले जो ये Q4 चल रहा है अभी उसमें लेने वाले हैं। बट अगेन पूरा प्राइस हाइक को पास ऑन करने में इनको भी Q1 आ जाएगा ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो इनके लिए इम्पैक्ट कहा था, पाम ऑयल के प्राइसेस 1,
देन जो पल्सेस है दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इनके रॉ मटेरियल में ना पाम ऑयल है जो 25% इनका कॉस्ट होता है, एंड दूसरा होता है पल्सेस जो अगेन 25% का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। इन दोनों में इनको थोड़ी सी दिक्कतें थी, प्राइस बढ़े थे, तो इन्होंने फिर स्ट्रैटेजी क्या ली, तो इनके जो कैटेगरीज है अगर उस पर थोड़ा देखें तो इनके वेस्टर्न स्नैक्स है, इनके एथनिक स्नैक्स है, पैकेज स्वीट्स है, पापड़ है, अदर है। तो इनका एथनिक स्नैक जो है सबसे बड़ा सेगमेंट है, 60% का आई थिंक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ से आता है। वो अपना वही हमेशा का 11-12% का ग्रोथ उसमें इस क्वार्टर में भी आया है। बट दिक्कत कहाँ आई है, दिक्कत आई है वेस्टर्न स्नैक्स में और पैकेज स्वीट में। तो इन्होंने इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है आप देखेंगे रेवेन्यू ग्रोथ जो आया है वेस्टर्न स्नैक्स से वो ऑलमोस्ट जीरो आ गया है। तो इन्होंने क्या किया, बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग की कॉस्ट साइड पे इतना प्रेशर है पाम ऑयल पे एंड पल्सेस पे, इन्होंने उसका जो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रोडक्ट का स्पेसिफिकली वेस्टर्न स्नैक का वो किया ही नहीं। इन्होंने कंप्लीटली उस पर हॉल्ट कर दिया और इसकी वजह से आप देखेंगे वेस्टर्न स्नैक कोई ग्रो ही नहीं हुआ है वहां पे, इनको ग्रोथ आई नहीं है, और दैट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अब कंट्रीब्यूशन इसका अभी भी इतना ज्यादा नहीं, अराउंड 8% का है, बट दैट स्टिल क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। दूसरा है पैकेज स्वीट। अब पैकेज स्वीट इनके लिए बहुत अच्छा करता है। H1 में अगर इनका फर्स्ट हाफ अगर देखिए तो 20% ग्रोथ था इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर पैकेज स्वीट, बट अभी Q3 में ग्रोथ है सिर्फ 11%। तो वहां पे भी एक डिग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो इनको पैकेज स्वीट अच्छा करता है, और ये पैकेज स्वीट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 18% टू देयर रेवेन्यू। तो ये थोड़ा बड़ा कैटेगरी भी है और ये स्लो डाउन भी हुआ है। तो ये दोनों जो है पैकेज स्वीट और वेस्टर्न स्नैक वर द कल्प्रिट जो इनको इनके रेवेन्यू को इम्पैक्ट किए थे। मार्जिन की तो हमने बात की जहाँ पे रॉ मटेरियल से इम्पैक्ट आया है। अब अगर ज्योग्राफी वाइज देखें जो इनको कोर मार्केट्स है, फोकस्ड मार्केट्स है या फिर अदर्स है, तीनों में 11% 12% के आसपास इनको ग्रोथ दिखी है। कोई भी ऐसा मतलब स्पेसिफिक रीजन नहीं था जहां पे स्पेसिफिकली कुछ ज्यादा इंपैक्ट आया है। सारे मार्केट्स में ओवरऑल इनको एक स्लो डाउन दिखा है। एक्सपोर्ट इनके लिए अच्छा किया है, एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन भले अभी कमी है, 4 to 6% के आसपास रेवेन्यू में एक्सपोर्ट से कंट्रीब्यूशन आता है, बट एक्सपोर्ट ग्रू बाय अराउंड 33%। तो एक थोड़ा रिलीफ यहाँ पे, बट देन वी नो कि एक्सपोर्ट साइड के जो चैलेंजेस है वो रेड सी वाली क्राइसिस और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ा है वो ऑब्वियसली इंपैक्ट करता है बीट बिकाजी और मिसेस बेक्टर, तो वो तो चैलेंज है। अब आगे चल के ये अपने मार्जिन को या फिर इनका आगे चल के स्ट्रैटेजी क्या है, तो प्राइस हाइक वन ऑफ द फैक्टर्स की प्राइस हाइक ये लेने वाले हैं जहां से थोड़े मार्जिन को रिकवर करने में हेल्प होगी। अब ये भी कुछ अपने नए स्नैक्स को कैटेगरीज को लॉन्च करने वाले, इन्होंने स्पेसिफिकली नाम नहीं बताए, बट इन्होंने बोला कि वॉच आउट विल बी ऑल्सो शॉर्टली एंड इन टाइमली मैनर लॉन्चिंग सम ऑफ द न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज इन आवर बकेट इन आवर किटी एज वेल। इसके अलावा इन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के जो नेटवर्क का रिच है, डायरेक्ट रिच पॉइंट है, उसको ऐड करने का पेस कंटिन्यू रखा है। तो मार्च ऑफ दिस फाइनेंशियल एंड मतलब स्टार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जो है 2,50,000 के आसपास डायरेक्ट रीच पॉइंट थे, अभी वो 2,88,000 पे पहुंचे हैं, तो अराउंड 2,90,000 इनका टारगेट था इस साल में 50,000 ऐड करने का, और ये ऑलमोस्ट 40,000 तो कर चुके हैं। तो दे आर वेल ऑन ट्रैक। 50,000 का टारगेट तो डायरेक्ट रीच पॉइंट को ऐड करने का, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने का ये कर लेंगे, तो वहां पे कोई दिक्कतें मुझे दिखी नहीं। अब इसके अलावा इनका जो इन्होंने कुछ एक्विजिशन को अनाउंस किया था, जो हेजलनेट फैक्ट्री THF का इन्होंने जो एक्विजिशन बोला था, वहां पे क्या हो रहा है, 131 करोड़ देके इन्होंने कुछ आई थिंक 55% के आसपास स्टेक को एक्वायर किया था। तो नाउ अब वहां पे ये लोग कुछ कैपेक्स कर रहे हैं, 100 करोड़ का इनका कुछ कैपेक्स होने वाला है आने वाले 12 मंथ्स में। एंड अब इनका QSR में क्योंकि फोकस बढ़ रहा है, तो इनका फर्स्ट स्टोर राजस्थान में ओपन होने वाला है QSR का, एंड दैट इज गोइंग टू बी ओपन इन मे बी नेक्स्ट 15-20 डेज। तो ये Q4 में इनका वो फर्स्ट स्टोर लॉन्च हो जाएगा, और इनका करंटली फोकस राजस्थान वाले रीजन में है जो इनका कोर मार्केट है। तो स्टार्टिंग विद कोर दे आर अगेन गोइंग टू एक्सपांड इनटू नियर बाय जियोग्राफीज। तो अब ये चलो अब यहाँ से इनका फोकस है कि ग्रोथ आएगा। आगे चल के इनका क्या कहना है, आगे चल के इनका गाइडेंस तो ये है कि भाई हमारे जो मार्जिन है हम इनको मेंटेन करेंगे अराउंड ये जो 12-13 के आसपास परसेंट जो करंटली मेंटेन करते थे इन द प्रीवियस क्वार्टर्स, तो ये मेंटेन करेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ इनका गाइडेंस है कि हम हमारा वॉल्यूम ग्रोथ 13 to 15% के आसपास रखेंगे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो भी प्राइस हाइक लेंगे वैल्यू ग्रोथ आएगा, तो पूरा मिला के 18-20% के आसपास इनका ग्रोथ आ सकता है, ऐसा इनका कहना है। बट वी हैव टू स्टिल अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है, क्वार्टर जो पूरा H1 था वहां पे अलग चैलेंजेस थे, वहां पे हेवी रेन्स था, जो अनसीजनल हेवी रेन्स आए थे उसका इम्पैक्ट था, इलेक्शंस थे तो उसका भी इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से थोड़ा मतलब कंजम्पशन साइड पे स्लो डाउन था, एंड ये सब एडिशनल फैक्टर्स थे, एंड एक्सपोर्ट वाले अलग चैलेंजेस थे। तो अब वो सारे इम्पैक्ट्स की वजह से पूरा जो अब तक का फाइनेंशियल ईयर है वो तो थोड़ा स्लो डाउन रहा है, बट आगे चल के ये जो इनका गाइडेंस है वो ये है। अब सी इन्होंने जो एक कुछ पॉइंट्स भी बोला, तो ये FMCG वाली स्पेस वाली जो कंपनीज होती है, बीट बिकाजी और बीट मिसेस बेक्टर, ये जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है कि भाई हमारे प्राइसेस सडनली एस्केलेट हो गए हैं, कुछ इंपैक्ट आया है रॉ मटेरियल पे, तो इनका प्रायोरिटी ऑफ ऑर्डर कैसे रहता है कि भाई पहले तो मार्केट शेयर को लूज नहीं करना है,
हमारे पहला एम रहेगा कि मार्केट शेयर को होल्ड करो, वॉल्यूम की ग्रोथ या फिर रेवेन्यू की ग्रोथ को मेंटेन करो, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटर अगर उसमें जीत जाएगा तो आपको अगेन वहाँ पे ग्रो करने के लिए एडिशनल कुछ एडवर्टीजमेंट करना है, वो सब सिचुएशन आ जाता है। तो फर्स्ट चीज कि अपना टर्फ बचाओ। दूसरा है कि भाई आप अपने ऑप्टिमाइजेशन करो, कॉस्ट को बचाओ और ये सारे चीजें करके अपने जो कॉस्ट है ओवरऑल इनको कंट्रोल में लाओ, जिससे ऑपरेशनल लेवल पे एफिशिएंसी दिखे। थर्ड, फिर उनको जब ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं तो फिर उनको एक प्राइस हाइक लेना पड़ता है अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये स्टेप में वो चलते हैं। तो इन्होंने फिर अभी प्राइस हाइक को लिया है, एंड देन ये सारे जब सिचुएशन ये सारे आप जब स्टेप्स ले लेते हो, देन आप धीरे धीरे फिर वो जो एबिटा मार्जिन से उसको भी रीगेन करते हो और आपने कोई अपना जो मार्केट शेयर है उसको भी गवाया नहीं है। तो ये सब हायरार्की ऑफ द ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये चलते हैं जो इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस राइट। मतलब कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मार्केट शेयर को लूज करें वाइल वी आर इन द ग्रोथ फेज। तो ये ठीक है, मतलब स्ट्रेटेजी इनकी मुझे ठीक लगी थी। अब ये जानना इसलिए जरूरी था बिकॉज आपका थिंकिंग क्या है, मैनेजमेंट का सोच क्या है, वो हमें समझ में आता है। आप स्ट्रेट अवे आप इतने प्राइस हाइक नहीं ले सकते कि भाई फिर वो प्रोडक्ट आपका जो कंज्यूमर है उसको अनअफोर्डेबल हो जाए या फिर उसको अट्रैक्टिव ना लगे। तो ये मुझे ठीक लगी इनकी स्ट्रैटेजी में, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है, बट जो अभी सिचुएशन है उसको तो आपको फेस करना पड़ेगा राइट। तो चलो नंबर साधारण से थे इनके लिए। अब जो मुझे लगता है ना पूरा फाइनेंशियल ईयर है पूरा ही थोड़ा सा फ्लैट रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ जो इनके नंबर्स में ग्रोथ है, बट विल स्टिल कंटिन्यू एंड एनालाइज बिकॉज आई स्टिल थिंक दीज आर वन ऑफ द बेटर प्लेस्ड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ जो एफएमसीजी कैटेगरी है। ये आपको एक हाई टीन्स में ग्रोथ दे सकती है। विल ट्रैक फॉर फर्दर इन दी अपकमिंग क्वार्टर्स। लेट मी नो इफ यू हैव क्वेरीज, आई विल एड्रेस दोस इन दी अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।